हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा ओपिनियन के बारे में। देखिए, जब भी हम कोई ट्रायल देखते हैं या कोई ट्रायल हम प्रोसीड करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ आती है जो कि होती है ओपिनियन की। ओपिनियन की एविडेंस एक्ट के अंदर क्या वैल्यू है, ओपिनियन की लॉ के अंदर क्या वैल्यू है, इसके ऊपर मैं आज आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, ओपिनियन जो है, सबसे पहली बात आती है कि एक थर्ड पर्सन का होता है। हम कोर्ट के अंदर उसको लेकर क्यों आते हैं, हम क्यों एक ओपिनियन को कोर्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। बेसिक सी बात जो हमारे माइंड में होती है ओपिनियन को लेकर, वो ये होती है कि हमारी फेवर का कुछ निकले, ताकि हम कोर्ट के अंदर या तो बरी हो जाएं अगर हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्रायल है तो, अगर सिविल सूट है तो हम अपनी लायबिलिटी से बच पाएं। ये दो चीज़ें हमारे पास बेसिकली एक ओवरव्यू सा ये है कि देखा जाता है। तो लेकिन जब हम इस ओपिनियन की बात करते हैं तो ये ओपिनियन होता क्या है। देखिए, ये होता है एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके, जैसे कि नॉलेज, एक्सपीरियंस है। ये कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं कि नॉलेज और एक्सपीरियंस जिसके पास होता है उसका एक ओपिनियन आता है। लेकिन वो एक ओपिनियन जो है वो एक फैक्ट नहीं बनता। तो वो ओपिनियन फैक्ट कब बनता है कि एक ओपिनियन होना एक फैक्ट बनता है, और लेकिन एक फैक्ट एक ओपिनियन नहीं है। क्या कहा मैंने कि ओपिनियन इज नॉट अ फैक्ट बट हैविंग एन ओपिनियन इज अ फैक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि सभी लोगों का एक ओपिनियन है कि ये जो कपिल सिंगला का चैनल है ये अच्छा है, कि ये अच्छा है, इस पे कंटेंट ओरिजिनल आता है, ऐसा कुछ एक सभी बच्चों का एक ओपिनियन है। तो ये क्या है, ये एक फैक्ट बन चुका है कि हाँ, इस चैनल पर कंटेंट एक लॉ के रिगार्डिंग ठीक है, नॉलेजेबल है, तो एक फैक्ट बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ओपिनियंस हैं जो कि मैं आपसे इसमें डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला हमारे पास एक केस है डोलगोविंदा वर्सेस एनसी मिश्रा का 1959 सुप्रीम कोर्ट, और एक दूसरा केस है सीताराम नाय वर्सेस पूरणमल सुमार 1985 सुप्रीम कोर्ट का। ये दोनों केसेस हैं। इसमें क्या बताया है, इसमें यह बताया गया है कि जो ओपिनियन है एक मेयर गॉसिप से ज़्यादा है। क्योंकि गॉसिप क्या होती है, गॉसिप होती है कि जैसे कि हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, हमने कुछ डिस्कशन की, वो एक गॉसिप है। लेकिन ओपिनियन क्या है, जहाँ पर एक जजमेंट आती है, एक बिलीफ आता है, ठीक है, तो वो एक ओपिनियन बनता है। जैसे कि एक कोर्ट के अंदर क्या होता है, जजमेंट क्या होती है, एक जज का अपना एक ओपिनियन होता है। जज ने कोई दोनों वकीलों की बात सुनी, दोनों पार्टियों की तरफ से सुना, फैक्ट्स को रीड किया, एविडेंसेस को देखा, और उसके ऊपर एक अपना ओपिनियन देता है जज। तो वो ओपिनियन क्या है, वो एक एक्सपर्ट व्यू है, वो एक फैक्ट बन जाता है अपने आप में। तो वो एक ओपिनियन कहलाता है, जिससे कि क्या हो सकता है, कन्विक्शन हो सकती है, बिलीफ जिससे बनता है, ठीक है, और जिससे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो एक डिसाइड होता है। और जो ओपिनियन है वो कोर्ट का एक प्रेरोगेटिव है, और एक जो कोर्ट है वो एक अपना ओपिनियन देती है, लेकिन थर्ड पर्सन एक अपना ओपिनियन नहीं देता। थर्ड पर्सन को अलाउड नहीं होता है कि वो अपना ओपिनियन दे कोर्ट के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करें कि जो एक विटनेस होता है, विटनेस जो है वो कोर्ट के अंदर क्या होता है कि एक फैक्ट लेकर आता है, और ना कि एक ओपिनियन लेकर आता है। विटनेस क्या करता है, विटनेस आकर क्या बताते हैं कि सर ये मैंने एक एक्ट होते हुए देखा था, तो ये एक मेरा एक फैक्ट है, ये ना कि ओपिनियन है। कोई पर्सन किसी को इसलिए नहीं बुलाता है कि ओपिनियन देने आओ अपना, आपको क्या लगता है इस केस में क्या होना चाहिए। ये कोई जूरी नहीं है, ये एक एविडेंस है। तो इसको जो विटनेसेस होते हैं हम इनको ओपिनियन नहीं लेंगे, इनको फैक्ट्स की तरह लेंगे। ओपिनियन कौन देगा, वो जज देगा जब भी केस एक डिसाइड होगा। अगला एक केस और आता है मेरे पास, जो कि है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट का केस है। देखिए, इसमें क्या हेल्ड हुआ था 1958 में कि जो विटनेस था उसको परमिट किया गया था ओपिनियन देने के लिए। इसमें क्या होगा फिर, इससे क्या होगा कि जो जजमेंट है वो जुडिशियल फंक्शन को डेलीगेट करेगा। कैसे कि एक विटनेस है वो अगर स्टेट ऑफ फैक्ट्स को अगर देखकर बताएगा, अपना ओपिनियन देगा, तो उससे क्या होगा, एक जज का जो ओपिनियन है वो डेलीगेट हो जाएगा।
तो लेकिन जो विटनेस है उसको क्या देना चाहिए? विटनेस को सिर्फ एक स्टेट ऑफ फैक्ट्स बताने चाहिए जो कि उसने देखे हैं और जो उसने परसीव किए हैं, एंड नॉट द कंक्लूजन। उसको एक कंक्लूजन नहीं देना चाहिए जो कि उसने खुद से फॉर्म किया है उनको एक्टिविटीज को देखते हुए। और वो जुडिशियल फंक्शन को ना करे, जुडिशियल फंक्शन को जो है वो जज करे, जज को ही जो है वो कोर्ट में परफॉर्म करना चाहिए। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ था कि जो विटनेसेस हैं उनको परमिट ना दिया जाए अपना ओपिनियन देने के लिए, वो सिर्फ फैक्ट्स के लिए बताएं। देखिए इतने केसेस में आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ उससे मतलब ये आ रहा है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक लॉ के रिगार्डिंग, एक ओपिनियन के रिगार्डिंग, इसमें क्या है कि इसके अंदर सेक्शंस हैं 45 से लेकर 55 तक इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जो कि ओपिनियन के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो उनको डिस्कस करने से पहले मैंने सोचा कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं जो कि एक ब्रीफ डिस्कशन होगी, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ओपिनियन की वैल्यू क्या होती है कोर्ट के अंदर। और कोर्ट के अंदर जब हम ओपिनियन को लेकर जाते हैं तो कोर्ट उसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहता है, कोर्ट को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या नहीं देखनी चाहिए, और एज एन एडवोकेट आपको क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए, क्या क्या नहीं बतानी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ से क्लैरिफिकेशन आती है एक ओवरव्यू देखने से। अब इसके अंदर मैंने आपको शुरू में जब ये बातें बताई हैं तो इससे तो एक बात ये समझ में आती है कि ओपिनियन जो है वो थर्ड पर्सन दे ही नहीं सकता, लेकिन उसके कुछ एक एक्सेप्शंस भी अब निकल कर आती हैं। एक बात ज़रूर माइंड में रखिएगा हमेशा कि जब भी हम लॉ के रिगार्डिंग बात करते हैं तो लॉ एक प्रिसाइज्ड एक पेट फॉर्मूला नहीं है, कि एक पेट लाइन नहीं है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन नहीं है, एक ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि या तो ब्लैक है या वाइट है। उसके अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि ग्रे भी होते हैं। ग्रे पार्ट्स का मतलब जो कि मिक्स मैच होता है, जिसके अंदर आपको अपनी इंटरप्रिटेशन करनी होती है और जहाँ पे फर्दर फैक्ट्स को ले करके एक केस डिसाइड होता है। इस तरीके से कोर्ट के अंदर प्रोसीजर चलता है, ना कि एक पेट फॉर्मूले के साथ। यही एक मोटिव है कि लॉ को डिटेलिंग के अंदर समझने का, इसीलिए मैं आपके लिए डिटेल के अंदर वीडियो लेकर आता हूँ। अब जब मैंने ओपिनियन की यहाँ पर बात करी है, मैंने पीछे तो आपको मना कर दिया कि थर्ड पर्सन नहीं दे सकता, लेकिन अब क्या माइंड में आएगा, तो दे कब सकता है, हम ओपिनियन की बात क्यों करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उनकी कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शंस के लिए यहाँ पर एक केस आता है मेरे पास, अजय कारदास वर्सेस कल्पना दास 2007 का कलकत्ता डीबी का डिसीजन है ये। देखिए थर्ड पर्सन का ओपिनियन कब रेलिवेंट होता है, जब एक कोर्ट एक्सपर्ट का एविडेंस लेती है और वहां पर सिर्फ एक एक्सपर्ट होता है जो कि अपना ओपिनियन दे सकता है। और वहां पर भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो एक्सपर्ट है वो सिर्फ ओपिनियन देगा, कंक्लूजन नहीं देगा। एक्सपर्ट कभी भी ये बात नहीं कहेगा कि ये जो मैंने एक सिग्नेचर टैली किए हैं, तो सिग्नेचर टैली करने के बाद एक्सपर्ट क्या बोलेगा कि ये सिग्नेचर इससे मैच नहीं हुए। ना कि वो ये नहीं कहेगा अपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट में कि ये सिग्नेचर इससे मैच नहीं हुए तो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो सिग्नेचर है ये डुप्लीकेट है। ये चीज़ नहीं कहेगा एक्सपर्ट। एक्सपर्ट सिर्फ ये कहेगा कि ये मैंने मिस्टर ए के सिग्नेचर मैच किए इस सिग्नेचर के साथ, तो ये इससे मैच नहीं हुए, या 60% मैच हुए, 40% मैच नहीं हुए। कौन सा सिग्नेचर के अंदर कौन सा स्टाइल उसको मैच नहीं करता हुआ लगा, ये वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देता है। ठीक है, ये इस केस में अंदर डिसाइड हुआ था कि थर्ड पर्सन का ओपिनियन लिया जाएगा जो कि एक एक्सपर्ट होगा और वो सिर्फ एक अपना ओपिनियन देगा, कंक्लूजन नहीं देगा। ठीक, अब एक अगला केस और आता है मेरे पास 2010 सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए ये जो केस है इसका नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल वर्सेस रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड का। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हेड हुआ है कि क्रेडिबिलिटी जो होगी एक्सपर्ट विटनेस की वो एक रीजंस पे डिपेंड करती है, और जो कि एक अपना एक स्टेट जो करते हैं वो जो अपना एक एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्ट विटनेस है वो डिपेंड करता है कि जो उनके रीजंस होते हैं उनके थ्रू ही, उन रीजंस के बेसिस पे ही एक कंक्लूजन पर कोर्ट आती है। ऐसा नहीं है कि एक जो एक्सपर्ट ने बात कह दी वो एक पत्थर की लकीर हो गई या फिर एक हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया, ऐसा हम नहीं उसको कहेंगे, बल्कि वो एक केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन एक वो वेरी करती हैं। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, या किस लिमिट तक उसे वो कोर्ट
एक्सपर्ट के ओपिनियन को एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि एक आई विटनेस है, एक आई विटनेस का क्राइटेरिया है और एक एक्सपर्ट के ओपिनियन है, दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? उसके ऊपर मेरे पास कुछ केस हैं जो कि मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। वो है सलीम वसी स्टेट ऑफ यूपी 1979 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें यह कहा गया है कि जो मेडिकल ऑफिसर का ओपिनियन है वो आई विटनेस के ओपिनियन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। आई विटनेस का मैं ओपिनियन कह रहा हूँ जो कि गलत है, वो कि एक विटनेस है उसकी स्टेटमेंट है। जो आई विटनेस है उसके जो उसने फैक्ट स्टेट करे हैं उससे वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए मैंने अपने स्टेटमेंट को बोलने में ही जवाब दे दिया। कैसे, समझिएगा ध्यान से। मैंने आपको बोला है कि जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है और आई विटनेस का जो एक फैक्ट है, तो कौन सी चीज़ प्रिवेल करती है? आप खुद माइंड में दौड़ाइएगा, एक बार सोचिएगा कि ओपिनियन प्रिवेल करेगा या फैक्ट्स प्रिवेल करते हैं। हमेशा माइंड में एक चीज़ ट्राई कीजिएगा कि ओपिनियन हमेशा सेकंड पोजीशन पर आते हैं, फैक्ट्स हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं। ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगला केस एक मेरे पास है नन्हार राम वसी स्टेट ऑफ एमपी का 1988 सुप्रीम कोर्ट का है। वहाँ पर क्या आया, एक डायरेक्ट एविडेंस आया जहाँ पर यह बताया गया था कि डिसीज जो है वो हाफ आवर तक अलाइव रहा इंसिडेंट होने के बाद, और उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। लेकिन एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि जो एक एक्टिविटी हुई है तो उस एक्टिविटी के बाद, उस इंसिडेंट के बाद इंसान तो 1 मिनट के लिए भी जी नहीं सकता। तो वहाँ पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वहाँ पर आई विटनेस जो है वो प्रिवेल कर गया, क्योंकि आई विटनेस की टेस्टिमनी वो क्लियर थी बहुत ही ज़्यादा, स्टेटमेंट जो उसने लिखवाई है। एक अगला केस और आता है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कृष्णा गोपाल का। इसमें भी दोबारा से एक ही बात रिपीट करेगी जो मेडिकल ओपिनियन की मैं बता रहा हूं आपको, कि मेडिकल ओपिनियन कभी भी आई विटनेसेस से प्रिवेल नहीं कर सकती है। लेकिन एक अगला एक केस है मेरे पास जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मनी राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 1994 सुप्रीम कोर्ट का है, कि यहां पर एक बताया गया है कि एक सेटल लॉ है कि जहां पर डायरेक्ट एविडेंस सपोर्ट ना करें एक्सपर्ट एविडेंस है, तो प्रोसिक्यूशन का जो केस होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। मान लीजिए कि जो एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के वो एक टोटली इनकंसिस्टेंट हो जाता है। कैसे, कि जब एविडेंस है जो प्रोसिक्यूशन का और वो इनकंसिस्टेंट है मेडिकल विटनेसेस से, तो वहाँ पर फंडामेंटल डिफेक्ट ये आता है प्रोसिक्यूशन के केस में कि उसे वहाँ पर प्रूव करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि पूरा का पूरा केस ये है क्या चीज़, जहाँ पर एक एविडेंसेस जो आए हैं और एक एक्सपर्ट का एविडेंस आया है, तो दोनों में टोटली कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। यानी कि मान लीजिए मेडिकल ये कहता है कि इसकी तो गोली लगने से डेथ हुई है, और दूसरा कहता है कि इसको तो गोली लगी ही नहीं, इसको तो गोली से पहले ही ये मर चुका था। तो वहाँ पर टोटली कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो वहाँ क्या होगा, प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर प्रूव करे कि ये जो अलग अलग ओपिनियन आए हैं तो ये रेलिवेंट कैसे हैं, कौन सा रेलिवेंट है। तो इस केस के अंदर ये हेल्ड हुआ था। तो गाइज आई होप कि यहाँ से आपको ये जो मैंने ओपिनियन के बारे में एक ये ओवरव्यू दिया है, एक आपको अंडरस्टैंडिंग दी है कि कोर्ट के लिए ओपिनियन क्या मायने रखते हैं, ओपिनियन क्या चीज़ होती है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो इसको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोर्ट के अंदर जब भी आप एक ट्रायल करते हैं या ट्रायल देखते हैं तो आपको पता लगता है कौन सी चीज़ रेलिवेंट है और कौन सी चीज़ इररेलिवेंट है, तो उससे हमारा केस एक स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको एक कंप्लीट टॉपिक जो है ये समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में ओपिनियन को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 45 से। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और बाकी की वीडियोस भी देखिएगा ताकि आपकी लीगल नॉलेज जो है वो एक्सपेंड करे। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।